हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वो चैप्टर जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक बहुत ही लंबा चैप्टर है बट उसको आज हम कवर करेंगे एकदम प्रिसाइज वे में। ऐसे हो जाएगा कवर। 43 से 70 इसका पार्ट 1 है जो शेयर कैपिटल की बात करता है और 71 सेक्शन जो है वो डिबेंचर का है। तो डिबेंचर को छोड़कर आज हमारा पूरा फोकस शेयर कैपिटल पर रहने वाला है। शेयर कैपिटल की डेफिनेशन 2 क्लॉज 84 में स्टार्ट होती है। शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और शेयर कैपिटल की डेफिनेशन में स्टॉक भी इंक्लूड होता है। स्टॉक कुछ नहीं है, बस वो एक बंडल है फुल्ली पेड शेयर्स का। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस कैपिटल। जो इक्विटी होता है ना उसमें नॉर्मली वोटिंग राइट्स मिलते हैं और जो प्रेफरेंस होता है उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। हालांकि वोटिंग का एक अलग सेक्शन है तो उसके बारे में हम वहां बात करेंगे। आजकल नए प्रकार के इक्विटी आने लग गए हैं जो डिफरेंशियल राइट्स के साथ आते हैं, जिसमें या तो नंबर ऑफ वोट्स अलग होते हैं नॉर्मल शेयर से या फिर डिविडेंड अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, तो उसका जो एक नॉर्मल शेयर है, एक शेयर पे एक वोट होता है। हालांकि अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल के 10 शेयर पर एक वोट होता है, प्लस वहां जो डिविडेंड है वो 5% एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन डीवीआर इशू करने के बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो सबसे पहले उसे आर्टिकल में हां बुलवाना पड़ेगा, देन एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि डीवीआर इशू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। तो एसआर की जगह हम ओआर पास करेंगे। कितना मैक्सिमम अपना डीवीआर इशू हो सकता है उसकी लिमिट है मैक्स 74%। ये पोस्ट इशू चेक करनी है लिमिट आपको। डीवीआर इशू करना चाहते हो, पागल हो क्या? कितने सारे डिफॉल्ट कर रखे हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी आपका कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इक्विटी डिविडेंड का, डिपॉजिट का, डिबेंचर और इनके इंटरेस्ट का, या फिर अगर आप प्रेफरेंस रिडीम करने वाले हो और आपने उसमें कोई डिफॉल्ट किया है, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, तो फिर आप उस केस में सॉरी बट डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न है तो पिछले 3 साल के अगर आपने फाइल नहीं किए या 3 साल में आपने कभी भी डिफॉल्ट किया है 92 या 137 सेक्शन का, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किसी ऑफेंस में पकड़ा था पिछले 3 सालों में, वो ऑफेंस आरबीआई एक्ट का हो सकता है, सेबी का हो सकता है, स्क्रा का हो सकता है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज का हो सकता है, तो भी आप डीवीआर इशू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट जो पेनल्टी है वो टर्म लोन, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, स्टैट्यूटरी ड्यूज, आईईपीएफ की कोई डिले हुई है, ये सारा कुछ अगर आपने किया है तो इस डिफॉल्ट को पास होके 5 साल गुजर जाएंगे ना, तभी आप डीवीआर इशू करने के काबिल बन पाओगे। तो फर्स्ट केस में एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट बोला है, सेकंड केस में पिछले 3 साल, उसके अगले केस में भी पिछले 3 साल, और इस डिफॉल्ट की केस में 5 साल तक आपको गलती का भुगतान करना पड़ेगा, फिर जाके गंगा नहाओगे, फिर जाके कहीं आप डीवीआर इशू कर पाओगे। कितना? मैक्सिमम 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऑथराइजेशन आर्टिकल में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चाहिए, लिस्टेड एंटिटी को पोस्टल बैलेट से करवाना पड़ेगा। तो 43 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कंडीशंस की, डीवीआर इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि उसको 2 जगह प्रेफरेंस मिलती है भैया। कैपिटल रीपेमेंट में भी वाइंडिंग अप के टाइम पे वो पहले आके खड़ा हो जाता है, डिविडेंड में भी वो इक्विटी के पहले खड़ा हो जाता है। अब डिविडेंड उसको या तो फिक्स % पे मिलेगा या सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स या फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, कैसा भी हो सकता है। कभी कभी आपके प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिव भी आते हैं। व्हाट आर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? वो नॉर्मली अपना जितना फिक्स डिविडेंड है वो ले लेंगे, फिर इक्विटी को डिविडेंड मिल जाएगा जितना इक्विटी के लिए डिसाइडेड है, उसके बाद वो वापस लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। मतलब सरप्लस रिजर्व्स में जो भी हिस्सा होता है उसमें वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मांग लेते हैं। जैसे ही प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा 43 के बाद तुरंत हम लोग ना सेक्शन 55 पे ही चल लेते हैं। 55 इज अ सेक्शन फॉर प्रेफरेंस ओनली। प्रेफरेंस का सेक्शन कहता है जिंदगी में कोई कंपनी ऐसा प्रेफरेंस नहीं इशू कर सकती है जो इररिडीमेबल हो, मतलब कभी ना कभी आपको उनको चुकाना ही पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम टेन्योर इन्होंने 20 साल बोला है। अब ये 20 साल की लिमिट का एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्योंकि यार इंफ्रा बिल्डिंग बनाते बनाते ही इतना ज्यादा टाइम लगा देता है कि उसका 5-7 साल कब इधर उधर होता है पता नहीं चलता है। तो इंफ्रा को इन लोगों ने मैक्सिमम पीरियड दिया है 30 इयर्स का, पर ये 30 इयर्स में एक कंडीशन है,
या क्या कंडीशन है ये कि 21st ईयर से ना आप 10% रीपे करना चालू कर देना। कितने चंटे हैं ये, 21, 22, 23 ऐसे 10 करते करते कोई भी हालत में तुम्हारा 30 इयर्स में फुल रीपेमेंट हो ही जाएगा। बढ़िया। सेक्शन 55 में प्रेफरेंस इशू करना है तो क्या कंडीशन है? देखो, इशू करने की आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए, पर एक बार इशू हो गया तो रिडीमेबल ही होगा ना, तो रिडेम्पशन के टाइम परमिशन का जरूरत नहीं है। लेकिन इक्विटी के पहले इनको प्रेफरेंस मिलने वाली है, इसीलिए इक्विटी से पूछना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कैपिटल रीपेमेंट या डिविडेंड का, तब जाकर के ही आप नया प्रेफरेंस लाने का सोचो। रिडेम्पशन कैसे होगा? देखो, रिडेम्पशन किसी भी कैपिटल का, चाहे वो इक्विटी बायबैक होता है चाहे वो प्रेफरेंस होता है, फुल्ली पेड करके ही देंगे। नहीं मंगाया हुआ पैसा तो क्या, पहले मंगाओ फिर चुकाओ, तो हमेशा फुल्ली पेड का होता है। प्रॉफिट से दे दो, नहीं तो नया इशू लाके, इसकी टोपी उसके सर, नया इशू लाओ पुराना इशू चुका दो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसके रिडेम्पशन के टाइम पे ना नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर बनता है, एक सेक्शन 69 आएगा कि सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है और उसका इशू से फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए होता है, तो वो तब पढ़ लेंगे। अब जब मैं प्रेफरेंस को चुका रही हूं तो चुकाते वक्त हो सकता है, मैंने जब लिया था ना प्रेफरेंस तो 100 रुपए का लिया हो, अब मैं चुकाते वक्त 110 का वादा कर चुकी हूं, मतलब देयर इज सम प्रीमियम दैट आई एम पेइंग ऑन रिडेम्पशन। तो ये प्रीमियम किधर से चुकाने का? तो जब तक ये एक्ट नहीं आया था ना 2013 वाला, तब तक हम बड़े फ्लेक्सी थे यार, हम प्रॉफिट से भी चुकाते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी चुकाते थे। अब ना सिक्योरिटीज प्रीमियम थोड़ा चूजी हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेस का एक सेक्शन है 52 जो अभी अपन कवर करने वाले हैं, उसके अंदर में रोक दिया है कंपनीज को। कौन सी कंपनीज को? जो कंपनी अंडर सेक्शन 133 है उसको रोक दिया है कि प्रीमियम या डिबेंचर का कोई भी खर्चा सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इक्विटी का है तो इक्विटी के लिए यूज करेंगे, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां पे नहीं यूज होगा, उसको मना कर दिया, 52 ने मना कर दिया। बाकी सबको चलेगा, कंपनी अंडर सेक्शन 133 को मना कर दिया, तो दिस विल बी मोर क्लियर जब अपन सेक्शन 52 कवर कर लेंगे। एनीवेज, अगर मैं रिडीम नहीं कर पा रही हूं 55 के अंदर, मुझे रिडीम करना है बट मेरे पास नक्को इतना पैसा ही नहीं है, तो पहली बात तो जिनको चुकाना है पहले उनसे पूछो, यार मैं नहीं चुका पा रहा हूं क्या करूं। अगर 3/4 मेजोरिटी से वो लोग आपको हाँ बोल देते हैं कि भाई हमको चलेगा अभी नहीं चुकाया तो, पर यार इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल तो इशू ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे ना अपन नाटक माटक का एक बार उनको रिडीम करके उनसे री इशू करवा लेंगे, मतलब उन्हीं को फर्दर शेयर्स इशू कर देंगे और उन्हीं को वापस 20 साल के लिए रिन्यू कर लेंगे। कहने का मतलब एक एंट्री घुमा लोगे आप बुक्स के अंदर, अगर वो लोग राजी है तो अपन ऐसा झूठी मूठी का अज्यूम कर लेंगे कि पहले हमने उनको चुकाया फिर उन्होंने हमको ये पैसे वापस दिए, बट इसके लिए 3/4 शेयर होल्डर्स मस्ट एटलीस्ट से यस, और इसके अलावा ट्रिब्यूनल को बीच में लाओ, बात बहुत बड़ी है। और जो लोग फिर भी खिटखिट पिट कर रहे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, उनको तुरंत चुका के रवाना करो, नक्की करो। ये आपका कंप्लीट हो गया 55, 43, 55 हो गया भैया। 47 पर चलो, वोटिंग राइट्स। बीच का किधर को गया? बीच का जैसे जैसे रेलेवेंट सेक्शंस आते रहेंगे हम वैसे वैसे करते रहेंगे। तो 43 में टाइप्स था, 47 में उसका वोटिंग है। देखो, इक्विटी को हर रेजोल्यूशन पे वोटिंग करने मिलता है, प्रेफरेंस को वैसे तो वोटिंग का कोई हक नहीं है। चुपचाप लाइन में जाके बैठ जा, देखो सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिल रहा है और देखो कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिल रहा है, वोटिंग राइट देखो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। देखो, इसको वोटिंग राइट इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इसको चुपचाप बैठे बैठे भी फिक्स पैसा मिल रहा था। अब अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी को घाटा लग रहा है और कंपनी 2 साल तक डिविडेंड दे ही नहीं रही, तो इनकी भी तो हालत फिर इक्विटी जैसी हो गई। तब ये लोग मांगेंगे कि हमें भी वोट करने दो हर रेजोल्यूशन पे, ठीक है। अदर देन दैट इनको रेजोल्यूशन पे वोट करने मिलेगा सिर्फ वही रेजोल्यूशन जो डायरेक्टली इनके राइट को अफेक्ट करता है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रेफरेंस 12% से घटा के 10% करना है, तो यार इक्विटी तो मानी जाएंगे ना, क्योंकि इक्विटी को तो इससे फायदा ही होने वाला है, तो वी विल आस्क प्रेफरेंस फॉर दिस फर्स्ट। सिमिलरली वाइंडिंग अप के टाइम पे या फिर कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे अगर हम इनका कुछ भी वेव ऑफ कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें ये पैसा नहीं देंगे, या हम तुम्हारा इतना कैपिटल काट लेंगे, या इतने साल के जो तुम्हारे डिविडेंड है वो हम नहीं चुकाएंगे, ऐसा कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वी नीड टू फर्स्ट आस्क देम। ये आपका हो गया 47। 47 में अगर प्रेफरेंस को भी वोट करने मिल रहा है और इक्विटी को भी, तो फिर इन दोनों का प्रपोर्शन ले लेंगे आपस में, रेशियो बिठा लेंगे वोटिंग के टाइम पे। 43 और 47 दोनों ही सेक्शन प्राइवेट कंपनी को वैसे तो लगता है, पर ये आर्टिकल से खुद को बचा सकते हैं। 43 हो गया। 44, 45 ओमिट है। 46 को हम 56 के साथ पढ़ते हैं क्योंकि वो फिजिकल शेयर्स की बातें करता है। 47 में वोटिंग हमने देख ली। अब बात करते हैं 48 में वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट।
अगर मुझे शेयर होल्डर्स की राइट को वेरी करना है, चेंज करना है, अरे इशू कर लिया, पैसे मंगा लिया, अब तुम वेरी करना चाहते हो, बदल गए, तो उस केस में पहले बोला है आर्टिकल और मेमोरेंडम में परमिशन चाहिए, कंसेंट होना चाहिए भाई साहब, जिनकी राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो आप जिस भी शेयर होल्डर, देखो जब शेयर होल्डर बोला है मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों पे लग रहा है। पता नहीं क्यों बाय डिफॉल्ट दिमाग ऐसे चलता है शेयर मतलब इक्विटी, ऐसा नहीं करना, इक्विटी को भी लगेगा सेक्शन, प्रेफरेंस को भी लगेगा। तो अगर कंडीशन मतलब जिसको आप अफेक्ट कर रहे हो, इक्विटी को अफेक्ट कर रहे हो तो इक्विटी को पूछना, प्रेफरेंस को अफेक्ट कर रहे हो तो प्रेफरेंस को पूछना। कैसे पूछना है? 3/4 शेयर होल्डर्स को यार यस बोलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एसआर पास करा देना जो 75% होता है, टेक्निकली द सेम थिंग। इनकी कंसेंट लेने के बाद एक बात याद रखना, अब जैसे एक एग्जांपल लेती हूं, सपोज मुझे प्रेफरेंस का डिविडेंड बढ़ाना है, ऑफ कोर्स दिस इज अफेक्टिंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सो आई विल आस्क देम, बट दे विल हैप्पीली, हंसते हंसते हंसी खुशी जिंदगी में वो लोग हाँ बोलेंगे क्योंकि उनको ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन ये वेरिएशन इक्विटी को भी अफेक्ट करता है क्योंकि इक्विटी का प्रॉफिट जाएगा, तो उस केस में उसका भी कंसेंट लो। अगर प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए टर्म्स ऑफ इशू में तब जाके बदलोगे। कितनी बार क्या होता है, वो लोग पहले से ही लिखवा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इशू में, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। अगर ऐसे में बोल दिया आप नहीं बदल सकते, इफ इट इज प्रोहिबिटेड इन द टर्म ऑफ द इशू, तो फिर आप नहीं बदल सकते बाद में जाके। इनिशियली वादा कर दिया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ कि ये एसआर जो आपने पास कराया, इसमें सब तो खुश नहीं होंगे, देयर मे बी सम पीपल, मतलब एज लॉन्ग एज लेस देन 25% पीपल आर अनहैप्पी, वी स्टिल गेट टू मूव अहेड विद आवर प्लान। तो कोई भी हालत में 25% से ज्यादा तो वो लोग होंगे ही नहीं जो डिसेंटिंग है, पर डिसेंटिंग भी मिलकर यार 10, मतलब डिसेंटिंग मिलकर 10% से ज्यादा हो गए, मतलब काफी भारी मात्रा में तादाद में लोग हैं जो नाखुश है। अब नाखुश है फिर भी रेजोल्यूशन आगे बढ़ रहा है, तो इनको हमने हक दिया है तुम 21 दिन में जाके चापली कर दो एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी या तो साथ दे देगा तुम्हारा, मतलब कंपनी का, कि नहीं नहीं जो हो रहा है वो ठीक है, इट में कंफर्म द ऑर्डर, और इट में कैंसिल द ऑर्डर। जो भी फैसला एनसीएलटी का होगा वो फाइनल होगा, इट विल बी बाइंडिंग ऑन एवरीवन। मतलब यहां पे कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर नहीं मिल रहा है, ठीक है। कंपनी 30 दिन में आरओसी को एनसीएलटी का ये जो भी ऑर्डर होगा वो फाइल कर देगी। इसके साथ 48 आपका हो गया। 4950 कंप्लीट अटर टाइम पास सेक्शन से बोले जब एक क्लास के शेयर्स है, 10 रुपए के जितने भी सारे शेयर्स है क्लास ऑफ, उनको सबको यूनिफॉर्म कॉल मंगवाना है। ऐसा नहीं कि पहले 4 लोगों से पैसा मंगा लिया, बाद के 4 मेरे दोस्त है उनसे अभी नहीं मंगाने का, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। एक बार मंगाया तो फुल क्लास के साथ ही मंगाने का है। सेक्शन 50 बोलता है कॉल्स इन एडवांस। अगर आप कॉल्स इन एडवांस मंगा रहे हो, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? सम पीपल जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है, जो अभी ही आपको सारा पैसा देने को तैयार है। आपने अब तक फर्स्ट कॉल ही मंगाया है, बट वो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल सब देने को तैयार है, तो क्या कंपनी ऐसे में एक्सेप्ट कर सकती है? फर्स्ट कंडीशन, अगर आप ऐसा एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपके एओए में स्पेसिफिक पावर होना चाहिए आपके पास। स्पेसिफिक पावर अगर है कि भाई हाँ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इनको करने देना, वरना मत करने देना। दूसरी बात, अब जो इस पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग समवन्स मनी, ये एक तरीके से करंट लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, तो इसका इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो के नहीं हो। प्रॉफिट से दो कि कैपिटल से दो, क्योंकि ये चार्ज है तो आपको देना ही पड़ेगा। इसकी जो रेट है वो एओए में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो मिलेगी, बट मैक्सिमम कोई भी हालत में 12% ही हो सकता है एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ टेबल एफ। आप कॉल्स इन एडवांस हो तो आपको इक्विटी का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, आपको करंट लायबिलिटी माना जा रहा है, तो आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्योंकि आप करंट लायबिलिटी हो, बिकॉज यू आर करंट लायबिलिटी, इनफैक्ट अदर करंट लायबिलिटी हो आप, तो इसके लिए आपको आफ्टर क्रेडिटर्स बट बिफोर ओनर्स आपको चुकाया जाएगा। कैपिटल के भी पहले आपको चुकाया जाएगा। ये पैसा हमने कैपिटल वालों से लिया है, यानी ओनर्स से लिया है, फिर भी ओनर्स का कैपिटल के पहले अपन ये वाला पैसा उनको चुका देंगे। इसके साथ आपका 50 हो गया। 51 कितना क्यूट सेक्शन है जो कहता है डिविडेंड वैसे तो हमेशा फेयर वैल्यू के बेसिस पर, फेस वैल्यू के बेसिस पे दिया जाता है, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ये एक्चुअली फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का जिंदगी में काम ही यही है कि उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज दैट मार्केट वैल्यू।
हावेवर आर्टिकल ये भी बोल सकता है कि इसकी जितनी छोटी सी इज्जत बची थी ना वो भी इससे छीन लो, उसमें भी आप पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दे सकते हो। अगर किसी ने आपको 10 रुपए में 5 रुपए ही दिया कंपनी को, तो आप कंपनी 5 रुपए के हिसाब से उसको डिविडेंड दे सकते हो। तो ये आपका 51 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, यहां तक हमने सब कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, इश्यू ऑफ शेयर्स। भाई अगर मैं इशू ला रही हूं शेयर्स का, तो दो प्रकार के शेयर्स आ सकते हैं आपके सामने। एक आता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। भाई जो भी उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से ज्यादा के लिए मैं मंगा रही हूँ, क्या मैं मंगा सकती हूँ? यस इट इज अलाउड। अलाउड होगा कौन से अकाउंट में डालोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस सेक्शन 52 का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, आपको बताए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो मास्टर चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में। देखो नॉर्मली सारी कंपनीज उस पैसे को किस किस चीज के लिए यूज कर सकती है, तो याद रखिएगा इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए, डिबेंचर के लिए। पर जो भी कंपनी अंडर सेक्शन 133 वाली है, वो इसको यूज करेगी फॉर ओनली बोनस, क्योंकि बोनस सिर्फ इक्विटी को मिल रहा है। बायबैक वो भी सिर्फ इक्विटी का हो रहा है। एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट अगर है तो ओनली इक्विटी का इस कंपनी को अलाउड होगा। ठीक है, इवन प्रिलिमिनरी अगर एक्सपेंसेस है कोई, तो वो तो अलाउड ही नहीं है यहां पे, क्योंकि वो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के रिलेटेड है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है प्रेफरेंस और डिबेंचर का, वो भी अलाउड नहीं है। बिकॉज एकदम क्लियरली बताना चाहती हूं, जो भी खर्चे प्रेफरेंस डिबेंचर के हैं वो पोसाएंगे नहीं इस तरफ कंपनी अंडर सेक्शन 133 को। ये सारे खर्चे अदर कंपनीज के हैं, उन्हीं को पोसाएंगे। इसके साथ आपका सेक्शन 52 हो गया। 53 तो यार चौकस मना कर रहा है आपको, डिस्काउंट पे शेयर देने का ही नहीं है। Why is this a provision? क्यों है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि ये प्रोविजन बताना चाहता है कि हम कंपनीज को कोई प्रकार का बेनिफिट अपने प्रमोटर्स वगैरह को देने नहीं देंगे। वरना प्रमोटर्स क्या करेंगे? भाई 100 रुपए का मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, खुद को 10 रुपए का देंगे, अगले दिन उनको 90 रुपए का फायदा है, तो दैट इज नॉट अलाउड। दे ही नहीं सकते। अगर ऐसा किया तो कॉन्ट्रावेंशन है। कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट का पेनल्टी, भाई साहब जितना पैसा रेज करोगे और 5 लाख, जो भी लवर है, जो भी दोनों में से कम है उतना पेनल्टी लगेगा, और सारा पैसा रिफंड करना है जो अलग 12% के साथ। अब इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसका एक्सेप्शन कब मैं डिस्काउंट में दे पाऊंगी? यार बेचारों को देना है, बेचारों को देना है। एक तो आप डेट कन्वर्जन करवा रहे हो। डेट कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि कंपनी का ना बहुत खराब हालत है, तो वो जिनको अमाउंट चुकाने वाली थी उनको सल्टा रही है बोलकर कि आई कांट पे यू कैश राइट नाउ, प्लीज एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ माई कंपनी, आई कांट पे यू इन मनी राइट नाउ, तो आप मेरे शेयर्स एक्सेप्ट कर लो। तो एक तो वो टर्म्स एंड कंडीशन से बहुत हट के एक्सेप्ट करने के मोड में आए हैं, तो कम से कम उनको कुछ फायदा तो करा के दो स्कीम में। तो आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में जिनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो कि वो आपका थोड़ा लोन माफ कर दे, या वो पेमेंट डिले कर दे मतलब एक्सेप्ट करने में, या फिर वो थोड़ा आपको हेल्प कर दे, कम से कम उसको डिस्काउंट तो दो। तो इस केस में डिस्काउंट चलेगा। और दूसरा, अगर आप मेहनती एम्प्लॉइज को दे रहे हो एज अ मोटिवेशन अंडर सेक्शन 54, तो उसको डिस्काउंट दिया तो चलेगा, क्योंकि सेक्शन 54 कहता है चल मैं 53 की सुनता ही नहीं, मैं ओवर राइडिंग हूं। 54 इज अ सेक्शन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स पर लग रहा है। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको मिलता है पहले वो देख लेते हैं। डायरेक्टर, परमानेंट एम्प्लॉई, जो कंपनी के हो, होल्डिंग के हो या सब्सिडियरी के हो, क्योंकि किसी ने भी कोई भी वैल्यू एडिशन करके दिया होगा। डिस्काउंट पे भी दे सकते हो, अदर देन कैश भी दे सकते हो, मतलब वैल्यू एडिशन पे भी दे सकते हो। इंडिया का एम्प्लॉय हो या बाहर का हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट हो के नहीं हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर हो के नहीं हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू एडिशन किया है इसने, कुछ तो नया लेके आया, नो हाउ, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या उसने कोई वैल्यू एडिशन किया है। लेकिन देयर आर रिक्वायरमेंट्स। किसको देना है, क्यों देना है, वो हमने देख लिया, पर कितना दे सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है बस वो मैं आपको बता देती हूँ। एक साल में 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। नाउ दीज आर द एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस। पूरा कैपिटल नहीं ले रहे, पेड अप इक्विटी कैपिटल ले रहे, और 5 करोड़ जो भी ज्यादा है, विचएवर इज हायर, इतना आपका अपर लिमिट है। और किसी भी टाइम पे, ये तो एक साल का हुआ ना 15% वाला, किसी भी टाइम पे ये 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन स्टार्टअप जो 10 साल के लिए है ना, उसको यार फ्री छोड़ो, उसको अपने एम्प्लॉइज को जितना बेनिफिट देना है देने दो, बिकॉज तभी वो ग्रो करेगा, और जब वो ग्रो करेगा तभी कंट्री ग्रो करेगा। तो 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस।
दीज आर द स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो आप नोट करोगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है देखो, एम्प्लॉइज को दे रहे हो मगर उनके लिए कोई अलग क्लास मत लाओ, जो क्लास ऑलरेडी इशूड है वैसा ही, और एक बार आपने उनको स्वेट इक्विटी दे दिया ना, फिर वो बाकी सबसे परिपासु आ जाएंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है क्योंकि यार इन लोगों को वोट भी मिलेगा, सब कुछ इक्वल रैंकिंग मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग से पूछना बहुत जरूरी है और उनको पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है 102 सेक्शन का, कि किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या राइट्स होंगे, एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन इन दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये एसआर पास करके 12 महीने के अंदर अंदर तुरंत ही इशू कर दो, वरना फिर वो नया एसआर पास करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू का एक शेयर है ना, उसके लिए कंपनी आर्बिट्ररी फैशन में कुछ नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू कराओ कि भाई नो हाउ कितने रुपए का मिला, उसके बदले में हम उसे कितना इक्विटी दे, एंड देन ओनली गिव। एक बार उनको दे दिया ना डिस्काउंट पे, तो वो तुरंत बेच के कंपनी का शेयर गिरा सकते हैं। इसके लिए हमने लॉक इन रख दिया, थंबा 3 साल के लिए तो तू ये शेयर बेच ही नहीं सकता, तो मार्केट में वो जो डिफरेंस है, अचानक से गैप गिरेगा ही नहीं कभी भी। इसका डिस्क्लोजर एक तो बोर्ड रिपोर्ट में देना है, दूसरा एक रजिस्टर मेंटेन करना है SH3 के अंदर में कि भैया हमने कितना कितना स्वेट इक्विटी किसको किसको इशू करके रखा है। इसके साथ 54 हो गया, 55 प्रेफरेंस शेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 46 और 56 का कॉम्बिनेशन होगा। वी विल टॉक अबाउट फिजिकल शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर्स, ये कौन यूज करता है आज के जमाने में? आज भी यूज होता है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो फिजिकल शेयर्स दे सकती है। इस शेयर का फॉर्म है SH1, इसमें नाम होता है बंदे का, और ये नाम प्राइमा फेसी सबूत है कि वो ही आदमी शेयर का ओनर है। ये डीमैट वाली कंपनीज को नहीं लगता है, 46 भी नहीं लगता है, 56 भी नहीं लगता है, इसलिए इनको साथ में पढ़ते हैं। क्या लिखा होगा इस पे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, इनकी क्या पेड अप वैल्यू, एंड प्लीज क्योंकि ये फिजिकल शेयर्स है तो इनको 1 2 ऐसे करके नंबरिंग देना। गिव देम डिस्टिंक्ट नंबर्स, क्योंकि आज डीमैट में जरूरी नहीं है वो डिस्टिंक्ट नंबरिंग, डीमैट में ऑलरेडी नंबर होता है। देन आप बात करेंगे भैया कॉमन सील या साइन की, आपको इस पे साइन कराना पड़ेगा कंपनी का, वरना पता कैसे चलेगा कंपनी ने इशू किया है इसको। यार गलती से अगर ये कागज का टुकड़ा गुम गया तो, या फिर पानी में ही डूब गया, जल गया तो, देखो अगर आपके पास डूबा हुआ, फटा हुआ, जला हुआ पड़ा है तो सरेंडर करके नया मांग सकते हो। लॉस्ट हो गया तो प्रूफ क्या दोगे, ये देखो मेरा शेयर गुम गया है, अरे पागल। तो लॉस्ट के केस में आपको FIR दर्ज करानी पड़ती है और उसका कॉपी वॉपी जमा करना पड़ता है। दैट इज द प्रूफ दैट यू गिव, एंड यू कैन अप्लाई फॉर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो कंपनी आपको दे देगी, अनलिस्टेड कंपनी 3 महीने में और लिस्टेड कंपनी 45 डेज में आपको दे देगी। हालांकि अब लिस्टेड कंपनी वाला प्रोविजन लगेगा नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में फिजिकल शेयर्स देते ही नहीं है, तो गुम गया तो डुप्लीकेट वगैरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है। दिस इज द ओनली रेलेवेंस हियर। कंपनी डुप्लीकेट जो है वो मेंबर को दे देगी, लेकिन अगर कंपनी ने ऐसा कुछ भी किया है डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से, तो फाइन देख लो 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू तो मिनिमम लगेगा, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू और 10 करोड़, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो मैक्सिमम आपको लगेगा इंटेंशन टू डिफ्रॉड के केस में। ये 46 हो गया। 56 में क्या हो रहा है, इसी फिजिकल शेयर को हम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो व्हेन यू डू अ ट्रांसफर इट इज वॉलंटरी, आप जिंदा हो, आप अपने शेयर अपनी मर्जी से किसी और को बेचना चाहते हो फॉर मनी, तो आप करते हो उसको ट्रांसफर। पर अगर आपके पास से छीन कर लॉ ने वो किसी और को दे दिया है, क्योंकि या तो डेथ हो गई है ओनर की, या पागल ही हो गया है ओनर, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है ओनर, उस केस में लगता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के अंदर में आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब आप ट्रांसफर कर रहे होते ना, यू आर रेडी एंड विलिंग, तो उसमें एक ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है, और ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों मिलकर एक फॉर्म पर साइन कर रहे हैं विच इज SH4, जिस फॉर्म में डेट भी होगी, दोनों पार्टी साइन भी करेंगे और उस पर कंपनी का थप्पा भी लगेगा, तब जाके ये वैलिड बनेगा। इसके साथ अब जैसे आपने ये ट्रांसफर फॉर्म या ट्रांसफर डीड या इंस्ट्रूमेंट जो भी बोलते हैं वो तो किया ही होगा तैयार, पर इसके साथ ट्रांसफरर को अपनी ओनरशिप गिव अप करनी पड़ेगी ना, यानी वो जो फिजिकल शेयर था, शेयर सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो प्रूफ है, वो आपको गिव अप करना पड़ेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी को पहुंचा दो और कंपनी ये ट्रांसफर 1 महीने में कर देगा ट्रांसफरी के नाम पर। बट अगर 60 डेज के बियॉन्ड टाइम लग गया तो आपको इंडेमिनिटी के लिए एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा कि अगर ये घूमता फिरता इंस्ट्रूमेंट किसी और के पास से आया या कुछ और हुआ जिसकी वजह से कंपनी को किसी को भी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, तो कंपनी ये चीज ट्रांसफरर से जो है या ट्रांसफरी से जो है इंडेमिनिटी के केस में वापस ले लेगा। नाउ इफ शेयर्स अगर पार्टली पेड अप होते हैं तो दिस इज मोर ऑफ अ टेंशन टू द ट्रांसफरी, क्योंकि फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, सेकेंड कॉल मंगाएंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे, जो भी मंगाएंगे अब ट्रांसफरी को देना पड़ेगा।
तो ट्रांसफरर गिफ्ट नहीं देके ऐसा समझ लीजिए एक बर्डन ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी को। तो ऐसे केस में कंपनी हैज टू बी श्योर, अगर SH4 ट्रांसफर डीड जो है वो अकेला ट्रांसफरर लाके दे रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए, तो कंपनी पहले SH5 भेजेगी ट्रांसफरी को कि भाई तेरे पास 2 महीने ऑब्जेक्ट करने के लिए, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है इस चीज से तो ऑब्जेक्ट कर, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, अगर ये 2 हफ्ते में रिप्लाई नहीं करता है तो कंपनी इसको अलॉट कर देगी शेयर्स। फिर बारी आएगी फर्स्ट कॉल मंगाने की, सेकंड कॉल मंगाने की, तो उस केस में क्या होगा कि ये नहीं देगा, और जब ये नहीं देगा तो शेयर फोरफीट हो जाएंगे। बट इसमें ट्रांसफरी का तो वैसे भी कुछ नहीं गया। इस पूरे सेक्शन की उल्लंघन की पेनल्टी कंपनी 50,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000। इवन अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने यहां पे कहीं फ्रॉड करने की कोशिश करी, इधर ट्रांसफर जबरदस्ती रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा कुछ भी अगर उन्होंने कोशिश करी रॉन्ग, तो उस केस में 447 में वो लायबल हो जाएंगे। इसमें एक और चीज आती है कि ट्रांसमिशन के केस जो कि मैं आपको बता रही थी, डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी, दोज आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा, ये ट्रांसफर ही करके दे रहा है। तो डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंसी ये सब केस में SH4 ट्रांसफर डीड कैसे कौन साइन करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा? ट्रांसफरर तो शायद रहा नहीं, अगर रहा तो पागल हो गया, नहीं तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी साइन मान्यता नहीं देती। ऐसे केस में अगर ट्रांसफर ही अकेला सिर्फ कंपनी को जाके इंटीमेट भी कर देगा ना कि अब मैं नया मालिक हूं, मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दो, तो वो भी वैलिड है। सेक्शन 56 की डेडलाइंस या टाइमलाइंस देख लो। ओरिजिनल अलॉटमेंट शेयर्स का 2 महीने, डिबेंचर्स का 6 महीने, और ट्रांसफर तो 1 महीने में अलॉट होता है, ये तो अपन ने यहाँ पे देख ही लिया। ये आपका कंप्लीट हो जाता है 46, 56 फिजिकल शेयर्स के रिलेटेड। 57 अगर आप कोई और बनने का नाटक करते हो, या तो शेयर रिसीव करने के लिए या पैसा रिसीव करने के लिए अपने 2-2, 3-3 नाम से, एंजल प्रिया के नाम से अगर आपने अप्लाई कर दिया कंपनी के स्टॉक के लिए, 10-15 अकाउंट क्रिएट कर लिए कि भाई किसी से तो नंबर लग जाए मेरा, ऐसे में पेनल्टी हो जाएगी, जेल हो जाएगी 1 से 3 साल की, फाइन लग जाएगी 1 लाख से 5 लाख। अब 58 से लेकर के 59 से लेकर के 60 से लेकर के 61 ऐसे ऐसे जो सेक्शंस आ रहे हैं ट्रांसफर के रिलेटेड ही, 58 और 59 भी ट्रांसफर के रिलेटेड ही है कि भाई रजिस्ट्रार को अप्लाई किया ट्रांसफरर या ट्रांसफरी ने कि हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब मैं ट्रांसफरर ट्रांसफरी को शेयर देना चाहता है। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी तो भाई दोनों ने ट्रांसफर डीड दी, पर आपको भी पता है कि ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफर जो होता है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड लोगों को ही आप दे सकते हो, फैमिली मेंबर्स को ही दे सकते हो। तो ऐसे में सपोज इन्होंने डीड जो है 1 मार्च को जमा कराई प्राइवेट कंपनी के पास, अब 30 दिन, 1 महीना ही होता है वैसे भी आपको ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए, तो 30 दिन थे आपके पास प्राइवेट कंपनी के पास। प्राइवेट कंपनी 30 दिन के अंदर या तो इसे अलॉट कर दे, वरना उन्हीं 30 दिनों में रिजेक्ट कर दे। रिजेक्शन इन दोनों के पास पहुंचेगा तो इनके पास अगले 30 दिन है NCLT को कंप्लेन करने के कि देखो ना हमें मना कर दिया, नोटिस नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, फिर भी वही दिन है आपके पास। 30 दिन वेट किया आपने रिजेक्शन का, अगले 30 दिन आपकी एप्लीकेशन का, तो 60 दिन मिले आपको। यानी अगर 1 मार्च को आपने प्राइवेट कंपनी को अप्लाई किया था कि भाई हमें ट्रांसफर करना है, तो 31 मार्च तक या तो ट्रांसफर हो जाएगा या तो आपको मनाही आ जाएगी। फिर अगले 30 दिन यानी 30 अप्रैल तक जो है आप कंप्लेन कर सकते हो NCLT के पास। सेम पब्लिक कंपनी के केस में हो सकता है, और पब्लिक कंपनी में तो ट्रांसफर मना करने का बहुत सॉलिड रीजन चाहिए भैया पब्लिक कंपनी को। यहां पे सिर्फ एक चीज हो जाएगी कि जो टाइम फॉर स्यूइंग था या NCLT को कंप्लेन करने का जो टाइम था वो यहाँ पे 30 दिन की जगह 60 दिन हो जाएगा, यानी 30 एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। कंप्लेन नहीं आई तो 90 दिन हो जाएगा। बाकी दोनों केस में NCLT के पावर सेम है कि वो ट्रांसफरी, क्योंकि देखो ट्रांसफरी ही परेशान हो रहा है ना, कंप्लेन कौन करेगा? ट्रांसफरी ही करेगा, क्योंकि ट्रांसफरी ही परेशान हो रहा है, उसी को नहीं मिल रही है सिक्योरिटीज। तो ऐसे केस में NCLT या तो अपील डिसमिस कर देगा या ट्रांसफर 10 दिन में करने बोलेगा कंपनी को, रजिस्टर में ट्रांसफरर का नाम काट के ट्रांसफरी का नाम एंटर करने बोल देगा, और बोलेगा कि डैमेजेस पे करो अग्रीव्ड पर्सन को, और इसकी कॉन्ट्रावेंशन करने पर कंपनी को 1 लाख से 5 लाख और 1 साल से 3 साल, जो एक कॉमन पेनल्टी चलते आ रही है वही चलेगी ट्रांसफर के केस में। 58 हो गया। बात करते हैं 59। इसमें भी ट्रांसफर रिलेटेड ही प्रोहिबिशंस हो रहे हैं। ट्रांसफर रिलेटेड अगर रजिस्टर को रेक्टिफाई करने में कंपनी टाइम लगा रही है, मतलब बिना कारण के किसी का नाम डाल दिया है, किसी का नाम निकाल दिया है, या बिना कारण के डिले कर रहे हैं मेंबर बनने के बाद उसका नाम डालने में और हटने के बाद नाम निकालने में, तो कंप्लेन कौन करेगा? वही आदमी जो अग्रीव्ड है, जिसका नाम डल नहीं रहा है, वही सबसे ज्यादा अग्रीव्ड होता है, तो उसी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। या फिर कोई मेंबर या फिर कंपनी, ये लोग कोई भी स्यू कर सकते हैं, कोई भी इस केस में स्यू कर सकता है, अपील कर सकते हैं। अपील किसको करेंगे? NCLT को करेंगे या कॉम्पिटेंट कोर्ट को करेंगे।
एनसीएलटी के पास सेम पावर्स है जो अभी यहाँ पे अपन देख कर आए। अपील डिसमिस करना, रेक्टिफाई द रजिस्टर, ट्रांसफर 10 दिन में रजिस्टर करो, नहीं तो डैमेजेस पे करो। पर ये 59 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। 59 का पार्ट 2 भी ट्रांसफर के रिलेटेड ही प्रोविजंस की बातें करता है, जो कहता है कि अगर ट्रांसफर के पूरे प्रोविजन में कहीं पर भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है स्क्रा, सेबी, कंपनीज एक्ट या अदर लॉ का, तो भी पेनल्टीज लगेंगी। और अगर डिपॉजिटरी, सेबी सिक्योरिटी होल्डर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी एनसीएलटी के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं इस केस में अगर इसका कोई भी उल्लंघन हुआ है। फिजिकल केस में कंपनी को, डीमैट के केस में एनएसडीएल या सीडीएसएल को एनसीएलटी क्या करेगा, 2 बातें बोलेगा, कॉन्ट्रावेंशन ठीक करो या रजिस्टर रेक्टिफाई करो। तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है इन एक्ट का, कंप्लेन ये 4 लोग कर रहे हैं, एनसीएलटी को कर रहे हैं। एनसीएलटी फिजिकल के केस में कंपनी को बोलेगा, डीमैट के केस में एनएसडीएल या सीडीएसएल को बोलेगा कि जो भी कॉन्ट्रावेंशन इन एक्ट का हुआ है उसको ठीक कर, रजिस्टर को रेक्टिफाई कर। इसके साथ आपका 59 हो जाता है। 60 अगेन ओमिट है। ये बेसिक जो प्यारे प्रोविजंस थे वो सब फाउंडेशन में डाल दिए, यहां से हटा दिए। 61 कहता है भाई अगर अपन शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाहते हैं तो ये वो शेयर कैपिटल है जो हार्मलेस है, जो अभी तक मंगाया भी नहीं है। मतलब एक नॉर्मली कंपनी अपनी लाइफ में जितना भी पैसा मंगा सकती है मैक्सिमम, उसे ऑथराइज्ड कहते हैं। अगर आप उसे इंक्रीज कर रहे हो, जो से फॉर एग्जाम्पल अभी बैलेंस शीट में लिखा है 1 लाख, मैंने तो अभी तक 50,000 ही मंगाया है, पर इस 1 लाख को मैं बढ़ा के 2 लाख भी कर दूं तो पैसा तो मंगाया ही नहीं है ना। और क्रेडिटर को मैं श्योर होके बोल भी नहीं सकती कि मैं ये पैसा मंगाऊंगी, तो क्रेडिटर को भी इस पैसे से फर्क नहीं पड़ता। यू कैन इंक्रीज इट, या फिर आप ये 1 लाख को 50,000 भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने मंगाया 50,000 ही है, तो बचा हुआ 50,000 आप कैंसिल भी कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो अमाउंट को। जो स्टॉक है मतलब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टॉक को रिकन्वर्ट कर सकते हो। ये सब एक्चुअली इतना हार्मलेस है कि इस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही काफी है और आर्टिकल्स में परमिशन चाहिए, नथिंग एल्स। ऑन द अदर हैंड आई टीच यू व्हाट अ रिडक्शन मींस। रिडक्शन के अंदर ऑलरेडी मंगाया हुआ पैसा या जो हक में है आप मंगाने वाले हो कंपनी के लाइफ टाइम में वो पैसा, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जिसका आप कॉल अप करने वाले हो, जो अमाउंट आने वाला है, जो क्रेडिटर्स का हक का पैसा है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। उसमें बहुत नाटक है। इसमें अनपेड कैपिटल, लॉस्ट पेड अप कैपिटल या एक्सेस पेड अप कैपिटल बिना लायबिलिटी रिड्यूस किए, एक्सटिंग्विश किए, या लायबिलिटी रिड्यूस किए, एक्सटिंग्विश किए आप चेंज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। इस केस में क्या होगा कि जैसे सपोज 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से 7 रुपए आप मंगा चुके हो, अब आप कह रहे हो कि 3 रुपए जो है वो मैं मंगाऊंगा ही नहीं कभी भी, तो भैया क्रेडिटर तो इस पे भरोसा करके बैठा था। या फिर आप कह रहे हो कि मंगाया हुआ ये 7 रुपया में से भी मैं रिटर्न कर दूंगा, मंगाऊंगा ही नहीं, मंगाया हुआ भी रिटर्न कर दूंगा, ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो भैया ये बहुत खतरनाक केस है। इसमें क्रेडिटर्स की भी परमिशन लगेगी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज की परमिशन लगेगी, एनसीएलटी को भी बीच में लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैक्स ओनर से परमिशन लेने के लिए एसआर पास कर सकते हैं, सबसे बड़ा रूल वो लग गया। डिपॉजिट की तो गलती से भी डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए। हाँ मतलब एक तो तुम घर वालों को पैसा वापस रिटर्न कर रहे हो, बाहर वालों को तो तुमसे चुकाया नहीं गया। देन आप एनसीएलटी को अप्लाई करोगे परमिशन के लिए। एनसीएलटी आपको ये तभी परमिशन देगा जब वो ऑडिटर से पूछ लेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं क्या, और दूसरा नोटिस देगा गांव भर में, सबको बुला लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, आरओसी, क्रेडिटर्स, तुम्हारा क्या कहना है, 3 महीने हैं तुम्हारे पास इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए, अगर तुम मना कर देते हो तो मैं ये रिडक्शन नहीं अलाउ करूंगा। क्रेडिटर्स की या तो हाँ आ जानी चाहिए, या उन्हें चुका दो, या इन्हें कुछ सिक्योरिटी दे दो, तभी वो मानेंगे, वरना कौन मानेगा आज की दुनिया में अपना पैसा कैंसिल करने के लिए। एनसीएलटी जब इन सब चीजों से सेटिस्फाई हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में वो एक कंफर्मेशन देगा कि चलो ठीक है मैं तैयार हूं, अगर करना है ये रिडक्शन तो चलेगा। अब ये कंफर्मेशन कंपनी पब्लिश भी करेगी और मिनट्स के साथ मिलाकर आरओसी को 30 दिन में देगी, और आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन देगा, जिसके बाद अब मेंबर्स की नई लायबिलिटी क्या बचेगी, जो नया नॉमिनल वैल्यू और नया पेड अप वैल्यू, डीम पेड अप वैल्यू माना जाएगा नए ऑर्डर के हिसाब से, वही लगेगा। पर अगर आपने जानबूझ के किसी क्रेडिटर को आप भूल गए हैं, उसका नाम आपने एंटर नहीं किया था और अब कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो उसको ये नया वैल्यू नहीं लगेगा। इस पूरे सेक्शन में अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने जानबूझ के किसी क्रेडिटर का नाम छुपाया या मिस रिप्रेजेंट किया उसका अमाउंट, या फिर मिली भगत है किसी और के साथ, तो पनिशमेंट हो जाएगी 447 में। 62 आएगा 61 के बाद में, विच इज अबाउट फर्दर इशू।
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही हमेशा अपन पहले अगर कोई नया इशू लाते कंपनी की केस में तो वो देते हैं, विच इज कॉल्ड योर राइट शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अपन राइट इशू दे सकते हैं, जो ऑफर खुलने के 3 दिन पहले आपको कंपनी को, शेयर होल्डर को एक लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा ऐसा नया इशू ला रहे हैं। अब इस शेयर होल्डर के पास ये ऑफर कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 दिन या लेसर पीरियड भी अलाउड है, से लेकर 30 दिन तक। प्राइवेट कंपनी जिसके 90% लोग कंसेंट करते हैं उसको ये 15 दिन से 30 दिन का टाइम नहीं लगता, उसको और लेसर पीरियड अलाउड है। अब इस दौरान शेयर होल्डर के पास क्या क्या ऑप्शंस है? या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को, या वो मना कर सकता है, पर बेस्ट ऑप्शन मना करने का कभी नहीं होता। या तो खुद एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मार्केट से सस्ता मिल रहा है, और इवन इफ आप अगर खुद एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हो तो यू हैव वन मोर ऑफर, आप किसी और के फेवर में इसको रिनाउंस कर सकते हो। अगर आपने डिक्लाइन किया है तो फिर कंपनी को जो ठीक लगेगा वो उस मैनर में बेच देगी इन शेयर्स को पब्लिक को, बट नॉट इन अ मैनर जो आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो। राइट इशू, नॉर्मली फर्दर इशू इज ऑलवेज अ राइट इशू, पर क्या कंपनी को हर बार अगर किसी और को देना है तो कंपनी पहले एग्जिस्टिंग को ही लाके देगी क्या? ऐसे तो जिंदगी में कभी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर ही नहीं पाएगी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में चलेगा अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दिया तो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दिया तो ओनली 3 कंडीशंस ऐसी होती है जो आप कर सकते हो। पहला, एम्प्लॉइज को इसोप देना, तब एसआर पास कर लो। पूछ लिया ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, पूछ के किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी एसआर पास कर लिया और इधर पहले ही एसआर पास कर लिया था, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछ के अगर आप उनसे पहले किसी और को देना चाहते हो तो दे सकते हो। बस एक कंडीशन है, प्राइवेट प्लेस के केस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवा लेना, भरोसा नहीं हो सकता है तुम चीटिंग कर रहे हो। लोन वगैरह अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हो, ये कब होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है तो आगे जाके तो उन्हें इक्विटी देना ही पड़ेगा, तब थोड़ी हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को पहले इक्विटी देंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल डेट या कन्वर्टेबल लोन के टर्म्स ऑफ इशू में ऑलरेडी ये बात लिखी हुई होनी चाहिए और तब एसआर पास हुआ होना चाहिए। गवर्नमेंट के केस में एग्जिस्टिंग टर्म्स नहीं होंगे तो भी गवर्नमेंट उसको कन्वर्ट करा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जिद्दी है। टर्म्स ऑफ इशू में नहीं रहा, गवर्नमेंट को रीजनेबल लग रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो गवर्नमेंट ये तक मानने को तैयार है कि मेमोरेंडम में लिमिट नहीं है तो भी मेमोरेंडम ऑल्टर हो गया है और मैं तो दे रही हूं खुद को शेयर्स भैया। अगर कंपनी इस बात से नाखुश है कि कितनी जोर जबरदस्ती गवर्नमेंट कर रही है तो एनसीएलटी को 60 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ राइट इशू का आपका प्रोविजन खत्म होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बोनस शेयर्स। हर कंपनी बोनस ला सकती है लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, क्योंकि उन्हीं का पैसा आपने यूज किया है। और बोनस का मुझे लगता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपके खुद के रिजर्व्स में से उठा के आप ही खुद को गिफ्ट ट्रैप में करके वही पैसे आपको दे दिए हैं, क्योंकि आप ही के रिजर्व्स में से उठा के कैपिटलाइज कर दिया है चीजों को। एग्जिस्टिंग शेयर्स पर ही देना है और बोनस शेयर्स जो होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स, बोनस शेयर्स, दोनों के केस में दोनों फुल्ली पेड अप होने चाहिए। डिविडेंड की जगह कभी आप बोनस नहीं दे सकते हो। आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, बोर्ड ने रेकमेंड किया होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए। कौन से सोर्सेस से दे सकते हैं? इसी सीक्वेंस में, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन सीआरआर, जिसका ओनली यूज होता है बोनस इशू करना। नाउ रीवैल्यूएशन का पैसा गलती से भी मत यूज करना बोनस इशू करने के लिए। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डेट, डिपॉजिट, इनके इंटरेस्ट या फिर एम्प्लॉइज को कोई पैसा देना था, स्टैट्यूटरी ड्यूज देना था, तो उसमें कोई गलती नहीं हुई होनी चाहिए। 64 तो नाम मात्र सेक्शन है जो कहता है कि अगर कंपनी कोई भी ऑल्टरेशन कर रही है ऑफ कैपिटल, एमओए ऑल्टर हुआ है कैपिटल की वजह से, 55 में, 61 में, 62 में। देखो 55 में भी होता है, प्रेफरेंस रिडीम कर रहे होते हो तो एमओए अफेक्ट होता है, 61 में भी अफेक्ट होता है, 62 में भी अफेक्ट होता है, क्योंकि अभी अभी अपन देख कर आए हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया ऑथराइज कैपिटल तो एमओए अफेक्ट होगा। 62 में अगर मैं राइट इशू लेकर आ रही हूँ, गवर्नमेंट के केस में अफेक्ट हुआ था कि गवर्नमेंट ने मान लिया था एमओए ऑल्टर हुआ है, ऐसे केस में कंपनी को एसेट 7 30 दिन में आरओसी को देना है, नहीं दिया तो पेनल्टी। कंपनी को 5 लाख, ऑफिसर को 1 लाख, 64 आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 65, अगेन आपका रिमूव्ड है, और 66 अपन ने रिडक्शन ऊपर पढ़ लिया। तो भाई साहब अब आ जाते हैं बाईबैक की सीरीज पर, विच इज योर लास्ट सेगमेंट, कि भैया 67 में बाईबैक क्या होता है। बाईबैक मतलब कंपनी को अपने खुद के शेयर्स परचेज करना तो अलाउड ही नहीं है, प्रेफरेंस तो कर ही सकती है क्योंकि वो हमेशा कैसे होते हैं, रिडीमेबल। इरिडीमेबल अलाउड नहीं है, और इक्विटी रिडीमेबल अलाउड नहीं है। इक्विटी कभी नहीं हो सकता जिसमें आप कंपनी इक्विटी लाके कभी वापस खरीद नहीं सकती। तो पहला तो सेक्शन 67 मना कर देता है, मना करके वो प्राइवेट कंपनी को एग्जाम करके बोल रहे हैं तू खरीद सकती है अपना मतलब मेंबर्स से पैसा वापस, मेंबर्स को पैसा देके शेयर्स वापस ले सकती है। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने तुम में इन्वेस्ट नहीं किया है
तुम्हारी बोरोइंग्स ये जो अमाउंट है इससे कम है, डिपॉजिट्स की भी सेम लिमिट थी, डिफॉल्ट नहीं की है बोरोइंग में, 92 और 137 का उल्लंघन नहीं किया है, तो प्राइवेट कंपनी को छूट दे दी है कि वो इक्विटी के केस में भी बायबैक कर सकती है, उसको ये सेक्शन नहीं लगेगा। अदर्स के केस में प्राइवेट कंपनी नॉट एग्जेम्प्टेड एंड पब्लिक कंपनी, इन दोनों को ये सेक्शन लगेगा। डोंट बाय योर ओन शेयर्स, किसी को पैसा देके किसी से खरीदवाना भी नहीं है, लोन सिक्योरिटी गारंटी कुछ भी नहीं देना है। कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी को ये, ऑफिसर को ये। अब एग्जाम में इसका एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता है और एक्सेप्शन नंबर 3 एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनता है क्वेश्चन। अगर एक बैंकिंग कंपनी नॉर्मल कोर्स में अपने ही एम्प्लॉय को लोन दे रही है तो ना दे क्या? अगर एक बैंकिंग कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को लोन दे रही है तो वो नहीं देगी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में ये अलाउड है, ठीक है। सेकेंड केस में अगर कोई स्कीम है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है और कंपनी या कंपनी की होल्डिंग के फुल्ली पेड शेयर्स अपन ने ट्रस्टी को दिए हैं फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो भी अलाउड है। सिर्फ एक थर्ड केस है जो अलाउड नहीं है। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस है जो एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। यही बार बार पूछते हैं, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को नॉट बीइंग डायरेक्टर और केएमपी कितना पैसा दे सकती है शेयर्स खरीदने के लिए? उसकी 6 मंथ्स की सैलरी से कम, और शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड होने चाहिए। तो ये लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ कबाड़ा करते हैं, या तो 6 मंथ की सैलरी से ज्यादा लोन दे देते हैं, या तो शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होते। तो थर्ड एक्सेप्शन हिट होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी कंडीशंस को आप ध्यान में रखें। 67 भाड़ में जाए, ऐसा सेक्शन कहता है। सेक्शन 68 बोले मैं तो ओवरराइडिंग हूं, मैं तो करूंगा ही बायबैक, तुम कुछ भी कर लो। बस बायबैक की बहुत सारी लिमिट्स है, बायबैक की इतनी सारी कंडीशंस है। सबसे पहले बायबैक कहां से करोगे? भाई बायबैक करेंगे हम लोग एफआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्रेश इशू, पर वो सेम काइंड का नहीं होना चाहिए, यहां से भी सवाल बनता है। दूसरी बात, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, सारी कंडीशन लगा दी। बायबैक करोगे उसकी लिमिट बता दी, और लिमिट इतनी खतरनाक है, एक जगह यूज करते पेड अप इक्विटी कैपिटल, एक जगह पेड अप कैपिटल जिसमें ये दोनों को ऐड किया है, और एक जगह इक्विटी कैपिटल लिया है तो फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम को ऐड नहीं किया। कह रहे कि अगर आपको पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10% तक ही करना है तो आप बोर्ड रिपोर्ट से ही बोर्ड रेजोल्यूशन से भी आपका काम हो जाएगा, यानी सिर्फ बीओडी की अप्रूवल से आपका काम हो जाएगा। और अगर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम 25% लेना है तो आपको पूछना पड़ेगा आपके शेयर होल्डर से एसआर पास कराकर। किसी भी साल में पेड अप इक्विटी का 25% से ज्यादा तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। डेट इक्विटी का 2:1 का रेशियो आपको मेंटेन करना है। इसके अकाउंट्स में आप प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हो तो यहाँ पे लिमिट पे ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। किससे बायबैक करोगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ओपन मार्केट से, या एम्प्लॉइज से भी ले सकते हैं। कुछ कंडीशन, फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बायबैक होगा, ये तो अपन ने प्रेफरेंस में भी देख लिया। जिस दिन बीआर पास किया था 10% के केस में, एसआर पास किया था 25% के केस में, तो 12 महीने में कर लेना बायबैक, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा रेजोल्यूशन पास। अब बायबैक कर रहे हो, कहीं हालत तो पतली नहीं हो गई। सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट, अगले 1 साल तक हम लिक्विडेशन में नहीं जाएंगे, ऐसा वादा आरओसी को करो, अगर लिस्टेड हो तो सेबी को करो SH9 में। 1 साल तक और बायबैक मत करना। कितना बायबैक करोगे? पूरा समेट रहे हो क्या बिजनेस? फिजिकल शेयर्स जो वापस आएंगे उनको फाड़ देना 7 डेज के अंदर। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब भी बायबैक कर रहे थे और अभी 6 महीने में सेम क्लास ला रहे हो, नहीं चलेगा। यू कांट इशू सेम क्लास विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एक्सेप्ट बोनस, क्योंकि बोनस में कैश नहीं आता, कैपिटलाइज ही कर रहे हैं। और अगर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी, इसोप या कन्वर्जन, उसका वादा तो बहुत पहले कर दिया था, तो उस केस में तो करना पड़ेगा। इसका फुल डिटेल SH10 के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करके करना है। इसका रिटर्न आरओसी सेबी को SH11 में 30 दिन में फाइल करना है। लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी रेगुलेशन भी फॉलो करना है, वरना चंपत लग जाएगी 1 लाख से 3 लाख की। ये हो जाता है आपका सेक्शन 68। 69 कहता है कि अगर आपने कैपिटल रिडेम्पशन किया है तो बायबैक बनाना पड़ेगा आपको। बायबैक के केस में CRR बनाना पड़ेगा। CRR कब बनता है? जब फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हुए। अगर कैपिटल को कैपिटल से ही रिप्लेस किया तो कुशन उतना का उतना है ना, कुशन वापस बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कितना बनाना है भाई? नॉमिनल वैल्यू का बनाना है। रिडेम्पशन पे जो आप प्रीमियम दे रहे हो उसका नहीं बनाना होता है कुशन। बोर्ड बैलेंस शीट के अंदर में आपको ये डिस्क्लोज कर देना है CRR कितना इशू किया है, क्या किया, और इसका जिंदगी में एक लौता काम होता है बोनस शेयर्स इशू करना, और इसको किसी पर्पस के लिए टच भी नहीं कर सकते। बट इतनी वियर्ड सी बात है कि CRR का इकलौता यूज बोनस इशू है, फिर भी बोनस इशू करते वक्त इसे थर्ड प्रेफरेंस मिलती है फ्री रिजर्व्स के बाद में।
लास्ट सेक्शन, बॉय बैक नहीं कर सकते भाई। 67 कहता है नहीं कर सकते, 68 कहता है भाड़ में जाए मैं तो करूंगा, 70 कहता है फिर नहीं कर सकते बाय बैक। अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है तो डिफॉल्ट किन चीजों का किया है? आपने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट में, डिबेंचर प्रेफरेंस के रिडेम्पशन में, डिविडेंड के अमाउंट में, लोन या इंटरेस्ट एफआई या बैंक्स का। तो अगर ये गड़बड़ ठीक होती है, उसके ठीक होने के 3 साल बाद आप बायबैक कर पाओगे। लग गया थप्पा आपके ऊपर डिफॉल्टर का, क्या आप पैसे वापस ले रहे हो? लोगों के तो आपसे चुकाए नहीं जा रहे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसे देके कभी नहीं करवाना है काम, वो तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया ना यार। मना कर रहा है 67 परचेज ऑफ ओन शेयर्स। आप नहीं कर सकते अगर 92 एनुअल रिटर्न, 123 डिविडेंड, 127 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, 129 अगेन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के जो प्रोविजंस है। अगर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के जो प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि 123, 124, 125, 126 एंड 127 ये तो डिविडेंड का ही प्रोविजन हो गया। 123 डिविडेंड अनाउंसमेंट और कहां से सोर्सेज यूज होंगे, और 127 इस डेडलाइन की 30 दिन में सबको पे करना है। एंड देन 129 एफएस प्रिपेयर करने का फॉर्म वगैरह, इनका किसी का भी अगर उल्लंघन हुआ इन चारों सेक्शन का तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। इसके साथ 70 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। एक 71 डिबेंचर्स जो पार्ट 2 है वो हम इसकी कंटिन्यूइंग वीडियो में फिर आगे करेंगे। होप आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया है। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।